अच्छा, अब नेक्स्ट थोड़ी सी बातें रह गई हैं इस चैप्टर की। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है क्लिनिकल कंसिडरेशंस ड्यूरिंग एडहेजन। तो इसमें एक बात जो हमने यहाँ पे पढ़नी है वो है मॉइस्ट वर्सेस ड्राई डेंटिन सरफेस। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ये बात कहते हैं अगर आपने एडहेसिव से मतलब रेजिन्स वगैरह से कंपोजिट की बॉन्डिंग करवानी है डेंटिन के ऊपर स्पेशली, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी डेंटिन है वो कम्प्लीटली ड्राई ना हो, क्योंकि अगर आप एयर से अपनी डेंटिन को ड्राई करेंगे बिफोर अप्लाइंग द रेजिन फॉर एज एन एडहेसिव, उससे क्या होगा, उससे आपकी जो डेंटिनल कोलेजन की नेटवर्क क्रिएट हुआ था जिसके अंदर जाके रेजिन ने हाइब्रिड लेयर बनानी थी, वो सारा डेंटिनल कोलेजन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और वहाँ पे फिर आपका जो मोनोमर रेजिन का मोनोमर है उसके अंदर नहीं जा पाएगा और वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका जो डेंटिन है वो फुली ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मॉइस्ट होना चाहिए। इसको कहते हैं मॉइस्ट बॉन्डिंग टेक्निक, जो कि एच एंड रिंस वाली एडहेसिव्स के अंदर यूज़ हो रही होती है कि जब आपने एचेंट लगाया और उसको रिंस किया तो उस रिंस का जो पानी है उसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना कि बिल्कुल ही डेंटिन ड्राई हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कोलेजन नेटवर्क जो है वो क्या हो रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं, कोलैप्स कर जाएंगे और रेजिन जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकेगा। कहते हैं आपका एक्सेस वाटर जो है आफ्टर रिंस उसको आपने रिमूव नहीं करना, और इसको हम किस किस तरीके से नहीं रिमूव करवा सकते हैं, कहते हैं या तो अच्छा सॉरी, जो एक्सेस वाटर है सिर्फ उसको रिमूव करना है, कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना टूथ को। तो किस तरीके से हम सिर्फ एक्सेस वाटर को रिमूव करवा सकते हैं, कहते हैं एक तो आप डैम्प कॉटन पैलेट यूज़ करें, यानी कि जो थोड़ी सी गीली कॉटन पैलेट है उससे आप उस पानी को एक्सेस वाटर को साफ कर लें ताकि डेंटिन भी ड्राई रहे, सॉरी डेंटिन भी मॉइस्ट रहे और एक्सेस वाटर भी रिमूव हो जाए। उसके अलावा कहते हैं हाई वॉल्यूम सक्शन यूज़ करें, हाई वॉल्यूम सक्शन से भी जो ऊपर ऊपर से जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो चला जाएगा। डिस्पोजेबल ब्रश यूज़ करें, सिर्फ ब्रश से उसको ड्राई करें और लेबॉर्ट्री टिश्यू पेपर यूज़ करें। तो इस तरीके से आप एक्सेस वाटर को रिंसिंग के बाद रिमूव कर सकते हैं और डेंटिन आपका मॉइस्ट रहेगा। अच्छा, मॉइस्ट बॉन्डिंग टेक्निक या जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं आपकी एच एंड रिंस के बाद जो आपकी मॉइस्ट बॉन्डिंग टेक्निक है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये वाला बॉक्स लिखना है। कहते हैं जब भी आप एच एंड रिंस करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो मॉइस्ट डेंटिन है उसके ऊपर जो आपने एडहेसिव्स और प्राइमर लगाना होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, एसीटोन या एथेनॉल की फॉर्म में होता है। ये सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, ये दोनों सॉल्वेंट्स आपको पता है एथेनॉल और एसीटोन जो है ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सॉल्वेंट्स जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ये साइड पे डिस्प्लेस करा देते हैं। अब क्या हुआ, ड्राइंग नहीं की हमने अपने इसकी डेंटिन की, ड्राइंग नहीं की तो कोलेजन नहीं कोलैप्स हुआ, लेकिन इस सॉल्वेंट ने क्या किया, इस सॉल्वेंट ने जो भी एक्स्ट्रा वाटर था उसको डिस्प्लेस करा दिया डेंटिन की सरफेस से साइड पे। ठीक है, और आपकी कोलेजन को मॉइस्ट ही रखा। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अब वो जो ओपन कोलेजन के नेटवर्क्स होंगे उसके अंदर आपका जो रेजिन मोनोमर है वो प्रॉपर्ली इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा इन नैनो स्पेसेस के अंदर, और कहते हैं जो आपका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो भी साइड पे डिस्प्लेस हो गया होगा। अब इससे क्या होता है, कहते हैं आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन्हांस हो जाती है और जो आपका एक्स्ट्रा वाटर था जो आपकी कोलेजन के अंदर प्रेजेंट था वो प्रिजर्व रहता है और वो आपकी कोलेजन को खोल के रखता है। ठीक है, तो ये बात हमने इसके अंदर देख ली कि मॉइस्ट बॉन्डिंग टेक्निक क्या कर रही थी। अच्छा, उसके अलावा आता है एयर ड्राइंग ऑफ एच डेंटिन। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम वही बात कर रहे हैं, कहते हैं आपने एयर सिरेंज से अपनी डेंटिन को ज़्यादा ड्राई नहीं करना, उससे आपकी अल्टीमेटली जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही होती है क्योंकि कोलेजन मैश जो है वो आपका कोलैप्स हो रहा होता है और जिसमें फिर आपके रेजिन मोनोमर्स पेनिट्रेट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे होते। तो ये ऑलमोस्ट वही सेम बातें यहाँ पे सारी उन्होंने की नहीं है। फिर कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल आपने एयर ड्राई कर ली अपनी डीमिनरलाइज डेंटिन को, तो उसके बाद अगर आप दोबारा उसके ऊपर रीवेट करेंगे उस डेंटिन को तो चांसेस होते हैं कि वो डेंटिन का जो कोलेजन जो कि कोलैप्स किया था वो दोबारा से री एक्सपेंड कर जाए और अपनी प्राइमरी डायमेंशन तक चला जाए। तो अगर आप किसी डेंटिन को रीवेट करते हैं आफ्टर एयर ड्राइंग, ये आप क्यों कर रहे थे एयर ड्राई, क्योंकि वैसे आपको पता होगा अगर आप इनामल लगाते हैं किसी भी टूथ के ऊपर, सॉरी इनामल के ऊपर अगर आप एचेंट लगाते हैं और फिर उसको ड्राई करते हैं तो वो एक फ्रॉस्टी अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो जस्ट टू चेक कि आपका जो इनामल है वो प्रॉपर्ली एच हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप फुल दांत को ये ड्राई करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ इनामल के ऊपर एयर डालेंगे डेंटिन के ऊपर नहीं डालेंगे। तो अगर आप इस तरीके से एयर ड्राई कर रहे हैं टू चेक दी फ्रॉस्टिंग ऑफ इनामल, उसके बाद आपने दोबारा से मॉइस्चर उस अपनी डेंटिन के ऊपर अप्लाई करना है ताकि रीवेटिंग हो जाए डेंटिन की और उसके जो कोलेजन फाइबर्स है वो दोबारा से खुल जाए।
उसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो पूल्ड मॉइस्चर है वो आपने नहीं रहने देना, यानी कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वाटर होगा तो उससे आपका जो प्राइमर है वो डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो इफेक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो डेंटीन कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कहते हैं वो ग्लिस्टरिंग हाइड्रेटेड हो, ठीक है, यानी कि ग्लिस्टनिंग सी उसकी अपीयरेंस हो, ना कि वो बिल्कुल ड्राई हो, ना कि वो बिल्कुल ही मॉइस्ट हो, जो कि उन्होंने यहाँ पे एक नीचे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। इधर ये ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस है। अच्छा, ये जो हम सारी बातें पढ़ रहे हैं ना, दिस इज़ फॉर डेंटीन। इनामल को ड्राई कर लेने में कोई मसला नहीं है, इनामल को बल्कि हम एयर ड्राई करेंगे कम्प्लीटली, अगर सिर्फ इनामल के ऊपर फिलिंग है, लेकिन जब डेंटीन की बात आएगी, डेंटीन को हमने कम्प्लीटली एयर ड्राई नहीं करना। उसके अलावा कहते हैं प्राइमर एंड एडहेसिव एप्लीकेशन ऑफ 2 स्टेप एच एंड रिंस एडहेसिव। इसके अंदर बस एक इतनी सी बात है, ये लफ्ज़ आपने पढ़ना है। कहते हैं कि जो आपके हाइड्रोफिलिक एडहेसिव्स और प्राइमर्स होते हैं उनको आपने एगिटेट करना है। एगिटेशन का मतलब है कि आप जैसे किसी बर्तन में कुछ चम्मच चलाते हैं ना, स्टीयर करते हैं, ठीक है। अगर आप इस प्राइमर को अच्छे से स्टेयर करेंगे विद योर डेंटल इंस्ट्रूमेंट, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी एक हीट जनरेशन होगी और प्रॉपर मिक्सिंग होगी। अब ये जो स्टेप है, कहते हैं ये स्टेप जो है काफ़ी क्रिटिकल होता है, और इससे क्या होता है कि आपकी जो एडहेसिव है उसकी प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन होती है आपके कोलेजन नेटवर्क के अंदर, ठीक है। यानी कि जो आप अपना माइक्रो एप्लीकेटर से जब अपना प्राइमर लगाते हैं तो आपने उसको वहाँ पे अच्छे से फेरना है, ताकि वो आपका जो प्राइमर है वो प्रॉपरली इन्फिल्ट्रेट कर जाए आपकी डेंटिन के कोलेजन नेटवर्क के अंदर। बस इसमें इतनी सी बात थी। नेक्स्ट आता है एच एंड रिंस स्ट्रेटजी यूजिंग यूनिवर्सल एडहेसिव्स। यूनिवर्सल एडहेसिव्स ऊपर थे, हमने वो पढ़े नहीं, वो इतने खास में कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ। यूनिवर्सल एडहेसिव होता क्या है, एक ऐसा एडहेसिव होता है जिसको आप किसी भी टेक्निक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसको आप सिंगल स्टेप की टेक्निक में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप एच एंड रिंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप सेल्फ एच एडहेसिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी टेक्निक के तौर पे आप इस यूनिवर्सल एडहेसिव को यूज़ कर सकते होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बस इतनी सी बात लिखी हुई है, कहते हैं जो यूनिवर्सल एडहेसिव्स होते हैं उसके अंदर 10 to 20% वाटर जो है वो इटसेल्फ प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है कि वो आपके ड्राई डेंटिन को रीवेट कर सकता है, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होता है। अब वो जो सॉल्वेंट अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है ना, एथेनॉल और एसीटोन, उसका एक्चुअल में मकसद क्या होता है, यहाँ पे मुझे मिला नहीं, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, लेकिन उसका एक्चुअल में मकसद ये होता है कि वो जो सॉल्वेंट होता है ना, वो आपके उस एक्स्ट्रा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। जब वो उस एक्स्ट्रा वाटर को डिस्प्लेस कर देता है तो आपने सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा एयर प्रेशर डालना होता है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट के साथ एक्स्ट्रा वाटर साइड पे गया है वो चला जाए, ठीक है। आपकी डेंटिन की मॉइस्चर ख़राब ना हो, लेकिन सिंपली जो सॉल्वेंट के साथ जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा था वो इवेपोरेट हो जाए, इसलिए आपने सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए इन के ऊपर एयर डालनी होती है, ठीक है। ये सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ जो सॉल्वेंट आपके वाटर को डिस्प्लेस करा रहा था उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने बात देख ली इसके अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ वाटर इन सेल्फ एच एडहेसिव्स। अब इसमें नीचे मेंशन करते हैं, कहते हैं वाटर जो है वो 10 to 30% प्रेजेंट होता है आपके सेल्फ एच सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, इस वाटर का मकसद ये होता है कि जो यहाँ पे मोनोमर प्रेजेंट है, एसिडिक मोनोमर, क्योंकि ये सेल्फ एच एडहेसिव के अंदर हमें पता है ना, ये ही प्राइमर है और ये ही एचेंट है, ठीक है। तो ये एसिडिक मोनोमर है एक तरीके से। तो ये एसिडिक मोनोमर्स की आयनाइजेशन करवाने के लिए, यानी कि उन एसिडिक मोनोमर्स को पोलीमराइज कराने के लिए, प्राइमर्स को पोलीमराइज कराने के लिए आपका यहाँ पे वाटर ऐड हुआ होता है, ठीक है। अब कहते हैं ये जो वाटर कंटेंट है ये कितना है, 10 to 30% है। ये बस आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि कहते हैं अगर वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा तो भी मसला है, वाटर कंटेंट कम होगा तो भी मसला है। अगर तो वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा तो उससे मसला ये होता है, कहते हैं आपकी एसिडिक मोनोमर्स की आयनाइजेशन तो अच्छी हो जाती है, यानी कि उनका पोलीमराइजेशन तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन उससे मसला क्या आएगा, नीचे मसला बताया हुआ है। कहते हैं हाउएवर इंक्रीजिंग द वाटर कंसेंट्रेशन, उससे क्या होगा कि जो आपका एसिडिक मोनोमर होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब जब उसकी एसिडिक नेचर डाइल्यूट हो जाएगी तो क्या होगा कि आपकी एचिंग अच्छे से नहीं होगी। जब एचिंग अच्छे से नहीं होगी तो बॉन्डिंग एफिशिएंसी जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर बात देख ली, क्या चीज़, कि आपका वाटर कितना एडेड होता है सेल्फ एच एडहेसिव्स के अंदर, 10 to 30% है, बढ़ा क्यों नहीं सकते और ज़्यादा कम क्यों नहीं रखना। तो ये इसके अंदर इसकी दो बातें आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम आ जाएँ तो इसके अंदर अब आ जाता है माइक्रो लीकेज और नैनो लीकेज। अच्छा, माइक्रो लीकेज क्या होती है? माइक्रो लीकेज के अंदर ना पैसेज ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि आपकी रेस्टोरेशन मार्जिन और टूथ प्रेपरेशन की वॉल्स के दरमियान में अगर कोई गैप क्रिएट होता है और वो गैप इतना होता है कि वहाँ से बैक्टीरिया पास हो सकता है, तो उसको हम माइक्रो लीकेज कहते हैं, ठीक है। कहते हैं क्लिनिकली माइक्रो लीकेज इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे पल्पल इरिटेशन जो है वो होती है ड्यू टू बैक्टीरिया।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, कहते हैं कि ये जो पल्पल इरिटेशन है ये किसी केमिकल टॉक्सिसिटी की वजह से नहीं होती, ये सिंपली सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से होती है। अगर बैक्टीरिया आपके इन मार्जिनल गैप्स के अंदर प्रोलिफरेट कर गया, सर्वाइव कर गया, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया आपके पल्प तक जा सकता है और आपके पल्प को इरिटेट कर सकता है। इसलिए कहते हैं ज़रूरी होता है कि आपकी जो सील है वो प्रॉपरली सील्ड हो, ताकि बैक्टीरिया जो है वहाँ पे सर्वाइव ना कर सके। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कि फर्दर अगर यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस आ जाए, ठीक है, इस मार्जिनल गैप के अंदर, तो वो वाटर क्या करता है कि आपके इस बॉन्ड की डिग्रेडेशन कराता है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन मार्जिनल गैप्स के अंदर कोई मार्जिनल गैप्स के आने ही नहीं चाहिए, माइक्रो लीकेजेस होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो बैक्टीरिया आपका एडवर्स इफेक्ट करवा सकता है, दूसरा वाटर जो है वो आपके इस बॉन्ड को फर्दर हाइड्रोलाइज करवा सकती है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है नैनो लीकेज। नैनो लीकेज क्या होता है, कहते हैं कि आपकी हाइब्रिड लेयर के अंदर स्मॉल पोरोसिटीज क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं नैनो लीकेजेस के अंदर जब एक सिल्वर नाइट्रेट का डाई डाला गया, तो ये जो सिल्वर नाइट्रेट का डाई है इसके पार्टिकल्स भी इन नैनो लीकेजेस, इस हाइब्रिड लेयर की नैनो लीकेजेस के अंदर जो है ना वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब ऑफ कोर्स इस डाई को डाल के जब उन्होंने इसके इमेजेस निकाले तो दो तरीके के पैटर्न बनते हैं। एक बनता है स्पॉटेड पैटर्न, ठीक है, जो कि क्यों दिखाई देता है, वो ये स्पॉटेड पैटर्न तब दिखाई देगा जब आपकी रेजिन की इनकम्प्लीट इन्फिल्ट्रेशन हुई थी आपकी हाइब्रिड लेयर के अंदर, इनके हाइब्रिड लेयर प्रॉपर्ली नहीं बनी थी, क्योंकि प्रॉपर्ली आपका रेजिन इन्फिल्ट्रेट नहीं किया था कोलेजन के अंदर। और दूसरा आपका बन सकता है रेटिकुलर पैटर्न, ठीक है। रेटिकुलर पैटर्न कब बनता है, जब कहते हैं कि आपका जो है वाटर जो है ना वो आपकी कोलेजन फाइबर्स के दरमियान में ही रह गया था, वो प्रॉपर्ली रिमूव नहीं हो सका था आपकी बॉन्डिंग एरिया में से, ठीक है। तो ये जो रेटिकुलर पैटर्न है ये तब दिखाई देगा जब वाटर पेनिट्रेटेड रह गया था आपकी कोलेजन फाइबर्स के दरमियान में, ठीक है। इसको फिर हम कह रहे हैं यहाँ पे वाटर ट्रीज दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों इमेजेस जो है इन्होंने ऊपर दिखाएंगे। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये दो पैटर्न्स भी आप पढ़ लें तो ये भी यहाँ के लिए मोर देन इनफ बातें हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है बायोकम्पैटिबिलिटी। कहते हैं ये जो एडहेसिव्स हैं ये बिल्कुल ही बायोकम्पैटिबल होते हैं। पहले कहा जाता था कि इन एडहेसिव्स की वजह से पल्पल इरिटेशन हो सकती है, लेकिन अब हमें पता है कि जो पल्पल इरिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से होती है, बल्कि पल्प की इसकी वजह से नहीं होती, रेजिन्स की वजह से नहीं होती। तो ये जो सारे के सारे एडहेसिव्स हैं बिल्कुल ही बायोकम्पैटिबल हैं। नीचे भी सारी यहीं पे बात यही करते हैं, कहते हैं एडवर्स पल्पल रिएक्शन सिर्फ तब आता है जब आपका रूट कैनाल का प्रोसीजर या रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर प्रॉपर्ली ना हुआ हो, कोई बैक्टीरियल इन्वेजन पल्प में हो जाए, बैक्टीरियल पेनिट्रेशन पल्प के अंदर हो जाए, या कोई प्रेशर ग्रेडियंट आए। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे आ सकता है, जब ग्राउंड प्लेस कर रहे हैं तब आ सकता है, या आपने एक्सेसिवली ड्राई कर लिया है अपने डेंटिन को तो उसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट चेंज हो सकता है। कोई ट्रोमेटिक इंजरीज हो तो कोई इशू आ सकता है। इट्रोजेनिकली कहते हैं टूथ प्रेपरेशन के दौरान बहुत एक्सेसिव प्रेशर आया है, एक्सेसिव हीट जनरेशन हुई है, तो उसकी वजह से टूथ को डैमेज हो सकता है। पल्पल टेम्परेचर राइज हो गया है ड्यूरिंग पोलीमराइजेशन, उसकी वजह से टूथ के अंदर एडवर्स रिएक्शन आ सकते हैं। कोई भी इशू जो है वो आपके इस रेजिन की वजह से नहीं आता अनटिल अनलेस आपका जो रेजिन है वो अनपोलीमराइज्ड रह जाए। पोलीमराइज्ड रेजिन जो है वो कहीं ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन अनपोलीमराइज्ड रेजिन जो है वो उसके चांसेस है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होगा, वो आपकी टिब्यूल्स के अंदर जाके पल्प को फिर भी इरिटेट कर सकता है, लेकिन अगर पोलीमराइज्ड रेजिन है वो कहीं कोई इशू नहीं कराएगा। अच्छा, रोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एचिंग, ये तो खैर हमने पढ़ लिया हुआ है कि एसिड एचिंग के क्या क्या यूजेस थे, तो इसमें भी हमें जाने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। लास्ट अब यहाँ पे बस एक चीज़ आ जाती है कि फर्दर एक्सटेंडेड क्लिनिकल इंडिकेशंस के अंदर एज अ डीसेंसिटाइजर जो है ये आपका रेजिन यूज़ हो रहा होता है। कहते हैं जब भी डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो क्यों हो रही होती है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, कोई ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के चेंजेस यानी कि प्रेशर के चेंजेस आ रहे हैं, कोई स्वीट या कोई सॉल्टी फूड, ये सब चीज़ें जो है आपके डेंटिन को समटाइम्स स्टिमुलेट करती हैं हाइड्रोडायनामिक थ्योरी की मदद से, और उससे क्या होता है कि आपका जो डेंटिन है वो बहुत ज़्यादा हसास फील होता है, सेंसिटिव फील होता है, ठीक है, स्पेशली सर्वाइकल एरियाज ऑफ द टीथ के अंदर। तो इस सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए हम ये रेजिन यूज़ करते हैं, और ये रेजिन क्या करते हैं, ये डेंटल एडहेसिव्स क्या करते हैं कि आपकी ये जो ओपन डेंटिनल टिब्यूल्स हैं उनको जाके एक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो जब डेंटिनल टिब्यूल्स ही एक्लूड हो जाती हैं, डेंटिनल टिब्यूल्स ही बंद हो जाती हैं, तो वहाँ पे ना आपका हाइड्रोडायनामिक फ्लूइड जो है वो मूव करेगा ड्यू टू एनी स्टिमुलस, और ना पेशेंट को सेंसिटिविटी फील होगी। कौन सा यहाँ पे एडहेसिव यूज़ हो रहा होता है, यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रहे होते हैं हम ग्लूमा, ठीक है। ग्लूमा किस चीज़ का बना हुआ है, 5% ग्लूटाराल्डिहाइड और 35% हीमा। ये बस यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट थी कि एज अ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो है वो आप इस एडहेसिव को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ग्लूमा है ये एक और काम भी कराता है।
कहते हैं ये एक और काम यहाँ पे ये कराता है कि ये जो आपकी डेंटिन की जो प्रोटीन्स होती हैं यानी कि जो कोलेजन्स होती हैं उनको उनकी डीनेचरेशन करवा देता है। ठीक है, तो जब वहाँ पे इन कोलेजन फाइबर्स की डीनेचरेशन हो जाती है तो डेंटिन की फर्दर परमेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो जो कोलेजन फाइबर्स थोड़े बहुत खुले हुए भी थे वो सब बिल्कुल डिन्यूड हो जाएंगे, एक तरीके का नेटवर्क बन जाएगा, मैश वर्क बन जाएगा, जो कि आपकी डेंटिन की परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। दूसरा काम तो वो ये कर ही रहा है कि आपकी जो एक्लूडिंग डेंटिनल टिब्यूल्स हैं, सॉरी जो डेंटिनल टिब्यूल्स हैं उनको एक्लूड करा देगा। तो एक जो डेंटिनल टिब्यूल्स हैं उनको भी क्लोज कर दिया, और जो डेंटिनल टिब्यूल्स के साथ इंटरटिब्यूलर डेंटिन के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स थे, जो प्रोटीन्स थे, उनकी भी डीनेचरेशन करा दी इस ग्लूमा ने, जिसकी वजह से आपकी डेंटिन की सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी। तो बस इसके अंदर यहीं तक बातें देखने वाली थी। बाकी जो चीज़ें हमने जो इम्पोर्टेंट थी इसके अंदर, वो जो जनरेशन हमने पढ़ी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो डेफिनेशंस वगैरह थी इस एडहेजन वगैरह की वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चैप्टर नीचे से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें थी कवर कर ली हैं।